आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज हैदराबाद की इब्राहिम बाग झील में एक कथित खराबी के कारण एक हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरों के बीच अधिकारियों ने तुरंत इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि लैंडिंग सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई थी। एक मीडिया से बात करते हुए हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में बैलून चलाने वाली कंपनी स्काई वर्ल्ड टूर्स के फ्लाइट सेफ्टी चीफ ने कहा कि यह आरोप हॉट एयर बैलून कैसे काम करते हैं इस बारे में लोगों की जानकारी की कमी की वजह से लगे हैं। उन्होंने कहा कि बैलून में इंजन या स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होता है और वे हवा के बहाव से चलते हैं, इसलिए उनकी सही लैंडिंग की जगह उड़ान के बीच में तय होती है और उन्हें आमतौर पर खुले मैदानों में उतारा जाता है। तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्टर जुपल्ली कृष्ण राव ने शुक्रवार को 3 दिन के हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जो संक्रांति सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर 16 से 18 जनवरी तक चलेगा। गोलकोंडा गोल्फ क्लब में 10 किलोमीटर तक की लंबी राइड्स के अलावा ये बैलून शनिवार और रविवार शाम 17 और 18 जनवरी को सिकंदराबाद के प्लेग्राउंड में भी राइड्स देंगे। हरिद्वार के हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक लगाए जाने पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। अगर आप ऐसे कानून बनाते रहेंगे तो क्या होगा? ये जो है संविधान के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून बनाते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मगर आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? टीटीडी में आपको लिखना पड़ता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। तो ये कहां ले जाके छोड़ेंगे देश को फिर आप? तो उनको देखना चाहिए जो ऐसा इस तरह की बात कर रहे हैं। और गैर जरूरी कि आप अरे भाई नौकरी क्यों नहीं देते? नौजवान बच्चों को नौकरी दो ना, नौकरी नहीं देते। आप ही के उत्तराखंड में एंजल चीमा को मार दिया गया, उसको चिंकी विंकी झूठे गलत बातें बोलकर जो बच्चा एमबीए कर रहा था, जिसका बाप बीएसएफ में सिपाही है, जो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको आप माने उसको जस्टिफाई कर रहे मार के। फिर आप वो नफरत है फिर वो, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखता। ये जितने जो लोग जो फिरका परस्त इस तरह की बात करते हैं उनको लगता है कि सब लोग हमारी तरह रहना। अबे तुम हो कौन? हम सब तो एक ही। बीआरएस एमएलसी दासुजू श्रवण ने कहा कि सिकंदराबाद का वजूद बचाने के लिए शांतिपूर्ण रैली के बीआरएस के आह्वान के मद्देनजर रात से ही सैकड़ों पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधी रात से हजारों लोगों को जबरदस्ती जब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि केटीआर, तलसानी और दूसरे बीआरएस नेताओं को तेलंगाना भवन में हिरासत में ले लिया गया। दासुजू श्रवण ने सीएम रेवंत रेड्डी से सिकंदराबाद में उनके चाचा की जागीर होने पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या वह सिकंदराबाद का वजूद खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि रेवंत रेड्डी एक तानाशाह थे। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद का 200 साल का इतिहास है। क्या गांधी ने शांतिपूर्ण रैलियां न करने के लिए कहा था? जो अब रैलियों को गाली दे रहे हैं, कितनी बार रैलियां नहीं की है? क्या आपने सीएम ऑफिस और ईडी ऑफिस के पास धरने नहीं दिए हैं? दासुजू श्रवण ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वे पुलिस को उकसाएंगे और झूठे केस दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उन फैसलों की कड़ी आलोचना की जिन्हें उन्होंने मनमाना और अतार्किक बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने तुगलक के शासन के बारे में केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब वे कांग्रेस सरकार के तहत इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। केटीआर ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके प्रशासन के रूप में तेलंगाना के लोग अब तुगलक के शासन और उनके व्यक्तिगत को समझने लगे हैं। हम कहेंगे तुगलक सरकार है, एक अंग्रेजी में कहावत है, इलेक्ट ए क्लाउन एक्सपेक्ट सर्कस। तो वही चल रहा है, सर्कस चल रहा है। यहाँ पे सरकार नहीं चलाती है, लोग सर्कस चलाते हैं। ऐसे अरेस्ट किया जाता है जर्नलिस्ट को जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो। ये कहाँ की रीत है? जब हम पूछते हैं तो आज हमें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हम लोग एक पीस रैली पे निकलने वाले थे। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस जहां भी है पूरे हिंदुस्तान में, वहां प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको वहां पे एक ही चीज देखने को मिलेगी, बार बार कहते हैं इंदिरम्मा राज्यम।
इंदिरम्मा राज्यम का मतलब है इमरजेंसी का राज। वही इमरजेंसी का राज आज तेलंगाना में आपको देखने को मिल रहा है। जो कोई भी आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ उसको आज गिरफ्तार किया जाता है, उस पर केस लगाया जाता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पर ऐसी हरकतों से डरने वाला, ऐसे हरकतों से कोई वापस जाने वाला कोई नहीं। हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे और जैसे आज उनको अरेस्ट किया गया था, जर्नलिस्टों को हमने आवाज उठाया। पहली बार बीजेपी ने भी आया नहीं, आगे कोई आगे आया नहीं, सिर्फ बीआरएस ने उनकी मदद की और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसी हरकत फिर से नहीं करेगी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा एनडीए की जीत हुई है तो हारने वाली पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, यह उनका फैसला है। जहां तक वोटर लिस्ट की बात है तो यह लिस्ट सही थी, हमने इसकी जांच की और इसे सही पाया। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ईवीएम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे तो चुनाव आयोग अतिरिक्त समय देता है और मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति देता है। हमें सूची से किसी का नाम गायब होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार संपर्क में था। छत्रपति संभाजी नगर निगम में एमआईएम ने 115 में से 33 वार्डों में जीत हासिल की। यहां पर ओवैसी की पार्टी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वहीं कई वार्डों में तो शिवसेना के दोनों घड़े को भी वोट के मामले में एमआईएम से पीछे रह गए। और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। पूर्व मंत्री और सीनियर बीआरएस नेता हरीश राव ने सिकंदराबाद के वजूद को बचाने के लिए निकाली गई शांतिपूर्ण रैली पर सख्ती करने के लिए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा कि आज वे पुलिस के साथ सवाल करने वालों की आवाज़ों को दबा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि जुल्म हमारी पॉलिसी है। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने सिकंदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के लिए तलसानी श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही शांतिपूर्ण रैली को रोकने और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को घिनौना काम बताया। उन्होंने इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वे डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य को पुलिस स्टेट में बदलना शर्मनाक होगा। उन्होंने मांग की कि सरकार गांधीवादी रास्ते पर निकाली जा रही शांतिपूर्ण रैली को न रोके और गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करे। उन्होंने साफ किया है कि गिरफ्तारी से आंदोलन को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि वे आपकी गिरफ्तारी से नहीं डरते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक सिकंदराबाद के वजूद के लिए हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी में लगे गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र वाले बोर्ड पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस अपने विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगती है, जबकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर वोट मांगती है, क्योंकि उनका विकास कार्य शून्य है। जनता जागरूक है और चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। मैं एक ही जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं इसके पहले भी माध्यम में बताया, कांग्रेस पक्ष का इतिहास निकालिए, बीजेपी पक्ष का इतिहास निकाल के देखिए। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आता है आवाम के बीच में जाते हैं, हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले कभी उनका प्रोग्राम बता के वोट मांगे, हिंदू मुसलमान, ना उनको कोई हिंदू चाहिए ना उनको मुसलमान चाहिए। क्यों? डेवलपमेंट है ही नहीं ना, डेवलपमेंट वर्क जीरो है, खाली यही काम है इनको। जिधर देखो हर स्टेट के अंदर
यही है हिंदू मुसलमान लगा के वो लोग सियासत कर रहे हैं। एक ना आज नहीं, अभी आवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आया है। आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को बराबर का आवाम ने सबक सिखाया। कुमारस्वामी बीजेपी के साथ बच जाने की बात कर रहे हैं, अलायंस लोकल को। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली और बेंगलुरु में आधिकारिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। उनके कार्यालय ने आज एक विज्ञप्ति में कहा कि असम विधानसभा चुनाव के संबंध में उप मुख्यमंत्री की कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें निर्धारित है और वह मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी कर रहे हैं, जिसके चलते कर्नाटक विधानसभा का 5 दिवसीय विशेष सत्र 22 जनवरी से निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार शिव कुमार असम विधानसभा चुनाव के संबंध में एक तैयारी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में थे और आज शाम उत्तरी कर्नाटक के बिदर जाएंगे। वह पूर्व मंत्री भीमन्ना खंडे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिनका कल देर रात बिदर में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बाद में वो शिव कुमार रात में हैदराबाद होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ईरान की स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि 2 अच्छे संकेत जो हमने सुने हैं वह ये है कि अधिकारियों ने 800 से ज़्यादा लोगों की फांसी की सज़ा रद्द कर दी है, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले की थी। ट्रंप ने भी कहा है कि वह फिलहाल किसी भी हमले को रोक रहे हैं। कुछ मायनों में यह एक उम्मीद की किरण है कि तनाव कम होगा। खाड़ी देशों में भी इस बात की चिंता है कि स्थिति को बेकाबू होने देने के भू राजनीतिक नतीजे क्या होंगे। इसलिए फिलहाल मेरा मानना है कि हम शायद मुश्किल दौर से बाहर निकल आए हैं, लेकिन हमें 100% सही जानकारी नहीं मिली है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गाजा शांति अब कथाकथित दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी हमले जारी हैं। इसलिए गाजा के हर दिन लोग मर रहे हैं। यह अभी तक सभी के लिए शांतिपूर्ण नहीं है। दूसरा, हमास के कथाकथित निरस्त्रीकरण में प्रगति के बारे में हमारे पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। यह अभी किसी भी तरह से सामान्य शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि गाजा के लोगों ने बहुत दुख झेला है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर कहा कि जो नतीजे आए हैं हम उसका सम्मान करते हैं। जो लोग विजयी हुए हैं उन्हें मैं बधाई देती हूं और यह भी याद दिलाऊंगी कि पूरी ताकत पैसों के बल से भाजपा एकनाथ शिंदे ने यह चुनाव लड़ा। शुरुआत में कहा गया था कि शिवसेना यूबीटी को ध्वस्त करेंगे। विकास फंड में भी भेदभाव किया गया। 54 हमारे पार्षद थे जो शिंदे सेना भाजपा में चले गए। भले ही हम विपक्ष में रहेंगे, लेकिन मुंबई के हक की बात रखते रहेंगे। जो रिजल्ट आया है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। जो लोग विजयी हुए हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि पूरी जोर से, ताकत से, पैसों के बल से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने ये चुनाव लड़ा। शुरुआती चुनाव में ये कहा जा रहा था कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को ध्वस्त करेंगे, उनको जिता नहीं पाएंगे, 20 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी, सब कुछ कहा गया। जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसमें भी भेदभाव किया गया। 1000 करोड़ से ऊपर उन्हीं के कॉर्पोरेटर्स को दिया गया। 45 से ज़्यादा हमारे 45 से ही 54 हमारे कॉर्पोरेटर्स थे जो शिंदे सेना में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इन सबको एक तरफ रखते हुए हमने जो लड़ाई दी है और वो लड़ाई में मुंबई की जनता ने हमारा साथ दिया है, हमें मजबूत किया है। भले ही हम विपक्ष में रहेंगे पर मुंबई के हित की बात, मुंबई की के मुद्दों की बात, मुंबई के हक की बात लगातार रखते रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा, महाराष्ट्र ने इस बार तय कर लिया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम उनके साथ, इसलिए भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी और हमारा जहां गठबंधन था वहां लोगों ने उन्हें भी मदद की। तो महाराष्ट्र इस बार पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भाजपा गठबंधन के साथ मौजूद था। कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उन्हें जनता ने शिकस्त दी है और बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ कि महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो मोदी जी के साथ हम उनके साथ। इसलिए आप देखिए बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी और हमारे साथ जहां हमारे अलायंस पार्टनर थे उनको भी लोगों ने मतदान किया। तो महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको एक प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी शिकस्त दी है। उनको ये बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा। सर, मुंबई में
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।